हेलो एवरीवन। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अब तक देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, अवध, बिहार और बंगाल वगैरह के ये सब रीजन जीत लिए और साथ में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद इन्हें दीवानी राइट्स भी मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। और फिर इसके बाद ये इन्हें हैदराबाद और कर्नाटक जो था, इन दोनों स्टेट्स को भी इन्होंने अपने फेवर में ले लिया था। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये फाइट करेंगे। किससे फाइट करेंगे? अब ये मैसूर से फाइट करेंगे। तो मैसूर उस समय एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम मैसूर से लड़ने के लिए अपने अलाइज की मदद भी लेंगे। ब्रिटिश ने मराठास को भी इंक्लूड किया, निज़ाम को इंक्लूड किया, कर्नाटक स्टेट को भी इंक्लूड किया। तो कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई आपकी लगभग मैसूर के साथ 1776 में। ठीक है। सॉरी, आपके जो इनकी कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1767 में। ये थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत और ये चलेगा आपका 1769 तक चलेगा। क्या था ये है आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये वॉर हैदर अली के फेवर में गई। हैदर अली कौन? हैदर अली था मैसूर का राजा। तो हैदर अली ने अवॉइड किया इस वॉर को डिप्लोमेसी की मदद से। ठीक है। एंड में तो इस वॉर में स्टेटस को मेंटेन हुआ था थ्रू ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी इस वॉर के एंड में, है ना। और फिर स्टेटस को मेंटेन हुआ था। फिर वंस अगेन जो है सेकेंड वॉर होगी, वो आपकी 1780 से लेकर के 84 यानी कि 84 तक होगी। इसमें जो है ये लोग ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करेंगे। क्या साइन करेंगे? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस समय तक क्या होगा कि इस समय तक हैदर अली मर चुका होगा। और फिर अब इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आपकी 1790 से लेकर के 92 तक हुई। रीज़न थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का मेनली टीपू के एम्बिशंस थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो मेनली रीज़न इस समय टीपू के अपने एम्बिशंस थे। टीपू अपने आप को रिकंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था और जिस तरह से उसने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, रिकंसोलिडेट किया और एक्सपेंड करने की कोशिश की, तो बैकग्राउंड में जो टीपू का ये एक्सपेंशन था, फिर उसने त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर दिया था। उसने त्रावणकोर के ऊपर, ओके, टीपू ने त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर दिया था और इसका आउटकम ये हुआ कि त्रावणकोर, जो कि ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी का अलाई था, उसने कंपनी से मदद मांगी और इसकी वजह से फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हुई। और इस समय जो है कॉर्नवालिस टीपू को हरा देता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, पर टीपू को जान से नहीं मारता। वो डिसाइड करता है कि मैं टीपू को ज़िंदा रखूँगा, क्योंकि इससे ये होना था कि वो अपने फ्रेंड्स को भी बैलेंस कर रहा था, वो अपने मित्रों को भी बैलेंस कर रहा था। वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने दे रहा था। उसने टीपू से कहा कि तुम्हें 3 करोड़ रुपए वॉर इंडेमनिटी भी देनी पड़ेगी। तो अंत में टीपू सुल्तान को ये भी कहा गया कि अब तुम्हें हमारे अंडर रहना है। तो 1792 के बाद, 1792 के बाद टीपू सुल्तान ऑलमोस्ट अफेक्टिवली ख़त्म हो ही चुका था, क्योंकि अब वो पहले वाला टीपू नहीं रहा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टीपू सुल्तान फिर से कोशिश करेगा एक्सपेंड करने की, जिसकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगी। जिसकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगी और जहाँ पर टीपू सुल्तान को मार दिया जाएगा। बैकग्राउंड जो था आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का, वो आपका लगभग 1798
1799 के पास ये था कि ब्रिटिश को रियलाइज़ हो चुका था कि उन्होंने अब टीपू को कमज़ोर बना दिया है। तो 1792 के बाद उनका ये ओपिनियन था कि अब टीपू अपने आप को रिकंसोलिडेट नहीं कर पाएगा और ना ही वो अपने लिए अच्छे अलाइज ढूंढ पाएगा भारत के अंदर, और इवेंचुअली इस वजह से टीपू को हमारे अंडर रहना पड़ेगा। पर हुआ ये कि 1792 से 98 के बीच कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से फिर ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें टीपू को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए समस्याएं पैदा करेगा। तो एक गवर्नर था जिसका नाम था वेलेस्ली, ये भारत आया हुआ था उस समय, ठीक है। तो वेलेस्ली ने डिसाइड किया कि ये टीपू सुल्तान को ख़त्म करेगा। तो तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद हम देखेंगे कि टीपू को कहा गया था तुम्हें अब ज़्यादा चर्बी नहीं करनी है, और टीपू की कुछ टेरिटरीज़ भी ले ली गई थी कंपनी द्वारा। मैसूर को पहले के मुकाबले काफ़ी छोटा कर दिया गया था और अब ये पहले जितना शक्तिशाली नहीं रहा था। तो जैसे जैसे समय बीता हम देखेंगे कि कॉर्नवालिस जो है वो भारत में आया। कॉर्नवालिस गया भारत से, वो गया था 1793 में, कॉर्नवालिस भारत से चला गया। और फिर जो अगला गवर्नर आया था कॉर्नवालिस के बाद, वो उतना ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं था, ना ही वो उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड पॉलिसी का यूज़ करता था। इसका नाम था जॉन शोर। ये जो है ये ऑलरेडी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था और कॉर्नवालिस के साथ ये ऑलरेडी काम कर चुका था लैंड रेवेन्यू प्रैक्टिसेस से के रिगार्डिंग। तो ये जो आदमी था ये काफ़ी नॉन ऑफेंसिव नेचर का था, ठीक है, ही वॉज नॉन ऑफेंसिव। और इस पीरियड में जो है टीपू डिसाइड करता है कि मैं ऑफेंसिव बनूंगा अब। तो टीपू ने उस समय मदद के लिए भी इधर उधर देखने की शुरुआत कर दी थी। उसने फ्रेंच से कांटेक्ट किया, उसने उन्हें उसकी मदद करने के लिए कहा। तो इस समय तक जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन वो ऑलरेडी हो चुकी थी फ्रांस में, और इस समय फ्रांस में शक्ति के ऊपर या फिर हम कहें कुर्सी के ऊपर एक जो ग्रुप आया हुआ था पावर के ऊपर, उसे कहते थे जैकोबिन्स। बाकी इसके बारे में अधिक डिटेल में आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इन्होंने जैकोबिन जो ये ग्रुप था, इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था फ्रेंच किंग को हटाने के बाद। तो टीपू इनसे कहता है कि मैं आप लोगों का भाई हूँ, मैं भी आपकी तरह मेंबर हूँ इसका जैकोबिन क्लब का, मैं भी आपकी पार्टी का मेंबर हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और फिर फ्यूचर में कुछ टाइम बाद जैकोबिन्स को पावर से हटाने के बाद नेपोलियन पावर पर आया था फ्रांस में। तो टीपू ने फिर नेपोलियन को भी खत लिखने की शुरुआत की थी, क्योंकि नेपोलियन का भी वही दुश्मन था जो टीपू का दुश्मन था, यानी कि ब्रिटिशर्स। तो टीपू ने नेपोलियन को कहा कि देखो भाई, हमारा दुश्मन एक ही है। तो नेपोलियन ने तब तक ऑलरेडी ओथ ले ली थी कि वो ब्रिटिशर्स को जो है वो वर्ल्ड मैप से गायब कर देगा। तो कंपनी को जब पता चला कि टीपू अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और यूरोपियंस की मदद भी ले रहा है, स्पेशली फ्रेंच की मदद ले रहा है, तो फिर वेलेस्ली ने डिसाइड किया कि हमें अब इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम टीपू सुल्तान को और ज़्यादा फ्लरिश करने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये फ्रेंच मदद लेने में कामयाब रहा अच्छी तरह से, तो ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो रिचर्ड वेलेस्ली ने एक प्लान बनाया और उसके भाई को कहा उसने कि तुम जाके टीपू को ख़त्म करो। उसके भाई का नाम था आर्थर वेलेस्ली, है ना।
जिस भाई को ख़त्म करने के लिए कहा गया उस भाई का नाम था आर्थर वेलेस्ली। और किसने कहा आर्थर वेलेस्ली को? इसको कहा रिचर्ड वेलेस्ली ने कि तुम जाकर के टीपू को ख़त्म करो। तो ये जो आर्थर वेलेस्ली था ये एक मिलिट्री ऑफिशियल था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इसको कहा गया तुम्हें टीपू को ख़त्म करना है। हैदराबाद के निज़ाम को भी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। तो वेलेस्ली ने फिर टीपू सुल्तान को प्रोवोक करने की शुरुआत कर दी। वेलेस्ली चाहता था कि अगर टीपू सरेंडर कर देता तो हमें उस पर अटैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर उसको ये भी पता था कि टीपू का नेचर सरेंडर करने वाला नहीं है, वो सरेंडर नहीं करेगा। तो इस वजह से वेलेस्ली ने रीजंस ढूंढना शुरू किया, कारण ढूंढने शुरू किए जिसकी वजह से वो इन्वेजन कर सके मैसूर पर। तो एक दिन उसने लेटर लिखा टीपू को कि तुम हमारे साथ एक ट्रीटी साइन कर लो। तो टीपू ने कहा कि नहीं, मैं इससे अच्छा एक दिन ज़िंदा रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा बजाय कि पूरी उम्र में डरपोक बनकर रहूँ। तो वेलेस्ली ऑल्सो वांटेड सेम थिंग टू हैपन, दैट्स वाई वेलेस्ली वांटेड दैट whole autonomy of Tipu Sultan should be under Wellesley by signing subsidiary alliance with टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करके वेलेस्ली चाहता था कि वो टीपू की ऑटोनॉमी छीन ले। तो टीपू जानता था कि मैं इस ट्रीटी को साइन नहीं करूँगा। तो इस तरह से अब टीपू ने ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। तो अब उसने एक तरह से अब वेलेस्ली को चैलेंज कर दिया। तो बड़े भाई रिचर्ड वेलेस्ली ने उसके छोटे भाई आर्थर वेलेस्ली को हमला करने के लिए कह दिया मैसूर पर। टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया था बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम में। तो इस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। तो इस बैटल में टीपू सुल्तान मारा गया। ये 1799 में हुई थी और वो लड़ते लड़ते एक हीरो की मृत्यु मरा और उसने कभी भी कंपनी के अगेंस्ट सरेंडर नहीं किया। तो इसके बाद जो मैसूर का राज्य था वो फाइनली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ चुका था। मैसूर को जीतने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इसे एनेक्स नहीं करेंगे, पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर जो ओल्ड डायनेस्टी थी वडियार डायनेस्टी, हम उसको रिवाइव करेंगे। कौन सी डायनेस्टी को रिवाइव करेंगे? हम वडियार डायनेस्टी को रिवाइव करेंगे। तो ये जो डायनेस्टी थी ये वो डायनेस्टी थी जिसको हैदर अली ने हटाया था और उसके बाद हैदर अली ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था मैसूर में। तो इस वडियार डायनेस्टी से उन्होंने जो राजा बनाया मैसूर का, उसको अंग्रेज़ों ने कहा कि अब तुम हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करो। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर ली सब्सिडरी अलायंस 1799 के ऑनवर्ड्स। तो फिर मैसूर अब जो है एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन चुका था सब्सिडरी अलायंस के अंडर। वेलेस्ली ने इनके साथ सब्सिडरी अलायंस करवाई थी। तो हुआ ये कि जो मैसूर की एनेक्सेशन नहीं हुई फिर, और इसके टेन्योर में, वेलेस्ली के टेन्योर में, वेलेस्ली नहीं, एक और फ्यूचर में गवर्नर जनरल आएगा 1831 के टाइम के आसपास, और वो गवर्नर जनरल का नाम होगा विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक के टेन्योर के दौरान मैसूर को एनेक्स किया जाएगा। इनफैक्ट 1806 में तो मैसूर में एक रिवोल्ट भी होगा जिसे हम कहते हैं वेल्लोर म्यूटिनी। हमने देखा था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में उस समय टीपू के सुल्तान को ले गए थे अंग्रेज़ अपने साथ, क्योंकि टीपू को 3 करोड़ रुपए वॉर इंडेमनिटी देनी थी।
तो इसमें से एक टीपू के बेटे का नाम था, फेटा हैदर नाम था। नाम रखना उतना, याद रखना उतना ज़रूरी नहीं। जो फेटा हैदर था, इसने 1806 में मैसूर स्टेट को रिवाइव करने की कोशिश की थी वेल्लोर म्यूटिनी द्वारा। वेल्लोर म्यूटिनी के द्वारा 1806 में फेटा हैदर ने मैसूर स्टेट को रिवाइव करने की कोशिश की थी। तो एक दो अटेम्प्ट हुए थे मैसूर के रिवाइवल के, मैसूर की एनेक्सेशन के बाद, जहाँ पर मैसूर स्टेट ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की मदद से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के मदद से मैसूर ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की, और लोकल लोगों की मदद से भी। फिर 1831 में विलियम बेंटिक इसको कंप्लीटली एनेक्स कर लेगा, और फिर यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिवोल्ट होगा, वो 1806 का जो वेल्लोर म्यूटिनी है। और फिर से दोबारा 1881 में, यानी कि 1881 में एक गवर्नर आएगा जिसका नाम होगा लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन जो है, ये मैसूर को फिर से रिवाइव करेंगे, और फिर उसके बाद मैसूर लगभग 1947 तक रहेगा। और मैसूर जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहेगा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंडर। फिर अगर हम बात करें कि टीपू एज अ रूलर जो था, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्पिरेसीज नहीं, कंट्रोवर्सीज भी हैं। टीपू एज अ रूलर की बात अगर हम करते हैं, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टीपू एक कैसा राजा था। तो टीपू ने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए, एग्रीकल्चर में भी कुछ चीज़ें डेवलप की उसने। फिर कल्चरल रिफॉर्म्स भी किए उसने पॉलीगार्स को कंट्रोल भी किया, इसने जागीर सिस्टम को भी ख़त्म किया, और फ्रेंच की मदद भी ली थी इसने। पर जब अगर यहाँ पर सेकुलरिज्म का क्वेश्चन आ जाता है, अगर प्रश्न धर्मनिरपेक्षता का आ जाता है, तो हम ये पाएंगे कि उसके समय उसके राज्य में कुछ मंदिर तोड़े गए थे, और कुछ मंदिरों में तो उसने रिक्रिएशन भी करवाई थी, मदद दी थी उसने रिक्रिएशन के लिए। जैसे कि एक बार श्रृंगेरी टेम्पल था माँ शारदा का, गॉडेस शारदा का श्रृंगेरी टेम्पल था। वहाँ पर एक बार मराठा आर्मी के एक पार्ट ने वो टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये लोग जो थे, ये मराठा आर्मी के परमानेंट सोल्जर्स तो नहीं थे, ये मराठा आर्मी से अटैच्ड हुए सोल्जर्स थे, जो कि एक मर्सनरी की तरह मराठा आर्मी के लिए काम करते थे। किसकी तरह? एक मर्सनरी की तरह। तो ये लोग थे पिंडारी। पिंडारी जो थे वो मराठा आर्मी के मर्सनरी थे। तो इन पिंडारियों ने मंदिर को तोड़ा था, और फिर उसके बाद टीपू ने इसकी रिक्रिएशन में मदद की थी। तो प्रश्न ये उठता है कि वो सेक्युलर था या नहीं था। तो जब हम उसके एक्शंस के ऊपर देखते हैं राजा के तौर पर, तो हम ये देखेंगे कि उसके थे अपने कुछ बायसेस, पर हम ये भी देखेंगे कि उसने अपने आप को एडजस्ट भी किया था प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने राज्य की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय या फिर डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है। टीपू ने काफ़ी एफर्ट किए ब्रिटिशर्स को भारत से हटाने के लिए। इनफैक्ट जो पूरा रॉकेट बिल्डिंग का या फिर हम कहें रॉकेट मेकिंग का सिस्टम था इंडिया में, उसकी शुरुआत टीपू ने ही की थी। भारत में जो आर्टिलरी को भी मॉडर्न बनाने का थॉट था, वो उसने फ्रेंच से लिया था, और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था फ्रेंच से कि उसने जो है अपने कैपिटल में ट्री ऑफ लिबर्टी भी एस्टेब्लिश की थी सेरिंगपट्टनम में, उसके कैपिटल में।
और वो अपने आप को कंसिडर करता था फ्रेंच रेवोल्यूशन का सपोर्टर। और जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मैसेज दिया था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी का, उसके अकॉर्डिंग ये था कि मैं भी यही मैसेज दूंगा, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी का। तो इस वजह से उसने ये लिबर्टी ट्री प्लांट की थी अपने कैपिटल सेरिंगपट्टनम में। तो इसने फिर न्यू कॉइन्स भी इशू किए थे, वेट्स एंड मेजर्स को इसने स्टैंडर्डाइज भी किया था, है ना। क्या क्या किया था इसने न्यू कॉइन्स भी इशू किए थे। हम इकोनॉमिकली अगर देखें तो न्यू कॉइन्स, ठीक है। फिर इसने वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज भी किया था, ठीक है। और सिर्फ 2 ही स्टेट थे भारत में जिन्होंने थोड़ा प्रॉपरली अपने आप को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी। एक तो था मैसूर और दूसरा पंजाब था। महाराजा रंजीत सिंह भी उस चीज़ के लिए फ्रेंच की मदद ही लेंगे। टीपू ने काफ़ी डेवलपमेंट की थी मेटल इंडस्ट्री की भी, है ना। उसकी जो तलवार थी, टीपू की तलवार, वो वुड स्टील से बनी हुई थी। वुड स्टील ये एक हाई कार्बन स्टील है, ठीक है। इट इज़ अ हाई कार्बन स्टील। आज की डेट में जो ये हाई कार्बन स्टील है इस टाइप का, ये एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में यूज़ होता है। ऐसा स्टील जो है ये उस समय पे बनाया गया था। आप सोच सकते हो किस लेवल तक एडवांस्ड थी यहाँ पर मेटल मेकिंग की जो इंडस्ट्री थी। इसकी खासियत ये होती है वुड स्टील की कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और इस वुड स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो साउथ इंडिया में, भारत में गाँवों के अंदर होती थी, साउथ इंडिया में। और जब कंपनी ने मैसूर को जीत लिया था, फिर उन्होंने वुड स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद करवा दी थी इन लोगों ने। और ऑल्सो कंपनी जो है वो नहीं चाहती थी कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये प्रॉपरली डेवलप हों। अगर इस टाइप की इंडस्ट्री डेवलप होगी तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को ही लॉस होगा। और पहले तो इस जो ये वुड स्टील थी, इनकी जो तलवारें थी, इनका एक्सपोर्ट भी हुआ करता था टर्किश रीजन में भी और सेंट्रल एशियन रीजन में भी भारत से इनका एक्सपोर्ट हुआ करता था। टीपू ने जागीर सिस्टम को भी अबेंडन किया। जागीर सिस्टम तो आप पाएंगे कि 18वीं शताब्दी में ऑलमोस्ट हर राजा ही बंद करवा देगा, क्योंकि अब इन लोगों को, ये राजाओं को समझ आ चुका था कि अगर हम जागीर देते रहेंगे तो ये सिर्फ हमारा अपना ही नुकसान होगा। 18वीं शताब्दी में जो भी आपके रीजनल स्टेट्स निकल के आ रहे हैं वो सब जागीर सिस्टम को एबॉलिश करेंगे, क्योंकि जागीर सिस्टम ही तो वन ऑफ द रीज़न था ना जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था। तो क्यों कोई रीजनल स्टेट इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा? ये तो एक बहुत ही लॉजिकल सी बात है। और पॉलीगार्स जो थे साउथ इंडिया में, ये पॉलीगार्स लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे, मतलब जो उस एरिस्टोक्रेसी का पार्ट थे जिनके पास ज़मीन थी, है ना। मैसूर में और साउथ इंडिया में थे ये लोग पॉलीगार्स। तो इनके पास अपनी ज़मीन हुआ करती थी और अपनी छोटी आर्मी भी हुआ करती थी। टीपू जानता था कि मुझे इन लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर मैं इन लोगों को फंक्शन करना अलाउ करूं और इंडिपेंडेंटली इन लोगों को फ्लरिश करना अलाउ करूं, तो किसी दिन हो सकता है कि ये मुझे भी डिसओबे करें। इनफैक्ट जिस पीरियड पर जिस समय टीपू आ गया था, मतलब पावर में, उस समय तक मैक्सिमम जो पॉलीगार्स थे साउथ इंडिया में वो ख़त्म कर दिए जा चुके थे।
ब्रिटिश को जब उन्होंने साउथ इंडिया जीता ब्रिटिशर्स ने, तो फिर उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि अब कोई यहाँ पे बचा नहीं है जो उनके लिए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके दे सके। बंगाल में तो वहाँ पर थे, लोकल ज़मींदार थे इजारेदारी सिस्टम के अंडर, और बंगाल में जो है कंपनी ने इजारेदार को अपॉइंट किया था जो कि पैसे कलेक्ट करें फार्मर्स से। पर जब वो मैसूर आए, मैसूर को जीतने के बाद तो उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ज़मींदार बचे नहीं हैं जो उनके लिए पैसा कलेक्ट कर सकें। और फिर जब उन्होंने थर्ड मैसूर वॉर में टीपू को हराया था, कुछ टेरिटरीज उन्होंने ले ली थी थर्ड मैसूर वॉर के बाद कंपनी ने, है ना। तो आज के तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बारामहल, बारामहल डिस्ट्रिक्ट। तो बारामहल डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिशियल था जिसका नाम था अलेक्जेंडर रीड। ऑफिशियल का नाम था अलेक्जेंडर रीड। तो ये जो अलेक्जेंडर रीड था, इसको कोई मिला नहीं, इसको लोग नहीं मिले जो रेवेन्यू कलेक्ट करें फार्मर्स से, है ना, और फिर उसको दें। तो फिर इसने शुरुआत की, एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया डायरेक्टली फार्मर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करने का, यानी कि अब यहाँ पे कोई बीच में बिचौलिया नहीं होगा। तो फार्मर्स को उस समय पर साउथ इंडिया में रैयत भी कहते थे, रैयत। वैसे तो ओरिजिनली ये एक पर्शियन वर्ड है, ओके। तो फिर इस तरह से साउथ इंडिया में एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको कहा गया रैयतवारी सिस्टम। तो एक तरह से जो ये सिस्टम डेवलप हुआ, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि अब साउथ इंडिया में फिर ये इजारेदारी सिस्टम जो है, जैसे बंगाल में इजारेदारी सिस्टम परमानेंट हो जाएगा, तो वैसे ही साउथ में इस एक्सपेरिमेंट को करने से, रैयतवारी के एक्सपेरिमेंट को साउथ में करने से कंपनी को अब पता चल चुका था कि बिना ज़मींदार के भी चीज़ें काम कर सकती हैं। तो हमने देखा पहले पार्ट में कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, जब उन्होंने बंगाल जीता ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में, तो कुछ समय में उसके बाद उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया भी जीत लिया था, अवध वगैरह का एरिया भी जीत लिया था उन्होंने। फिर उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो साउथ में आए, है ना, साउथ में उन्होंने मैसूर जीता, और फिर मैसूर को उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के अंडर ला लिया। तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक टूल है जिसके थ्रू ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट काफ़ी इजीली पॉसिबल हो गया। सब्सिडरी अलायंस ने ब्रिटिशर्स की मदद की इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल पाने में, जहाँ पर राजा को अपनी आर्मी, अपना रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथ में देना पड़ता था, और उसके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बिठा दिया जाता था। वो ब्रिटिश रेजिडेंट मैक्सिमम फैसले लिया करता था। तो मैसूर के बाद अब मराठाओं का नंबर आएगा। मराठाओं को, अफ़गान्स को, जाट्स को हम ऑलमोस्ट एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनका नंबर भी ऑलमोस्ट एक साथ ही आता है। तो ब्रिटिशर्स को जाट किंगडम को एनेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो चुका था। 1763 के समय तक जाट किंगडम फिनिश हो चुका था, है ना। जाट किंगडम इस समय तक फिनिश हो चुका था। अफ़गान्स को कंपनी हराएगी, इंडियन अफ़गान्स को, फ़िलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं जो इंडिया में थे, हम अफ़गानिस्तान वाले अफ़गान्स की बात नहीं कर रहे अभी। तो मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लाइन है उसकी वजह से रीजनल स्टेट्स क्रिएट हुए थे, और ये जो रीजनल स्टेट्स हैं इनको ब्रिटिशर ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के ट्रांजिशन के समय में
एक एक करके कॉन्क्वर किया। तो मराठा कॉन्क्वेस्ट आपका 18वीं शताब्दी में शुरू होगा, पर ये ख़त्म होगा 19वीं शताब्दी में, है ना। मराठा कॉन्क्वेस्ट ये आपका ऑलमोस्ट 1770s में शुरू होगा मराठा कॉन्क्वेस्ट, और ये एंड होगा आपका अराउंड 1815 के पीरियड के आसपास। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर मराठा जो था वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था, और इसमें जो है मराठाओं के अपने इंटरनल रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। ये जो कॉन्क्वेस्ट होगा मराठाओं के ऊपर, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, इसको हम 3 फेजेस में समझ सकते हैं। एंग्लो मराठा वॉर जो है ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, उसकी शुरुआत आपकी 1775 से हुई, 1775 ऑनवर्ड्स हुई। और फिर जो पूरा मराठा कॉन्क्वेस्ट था, जो और भी वॉर्स आएंगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद, उनको ख़त्म होने तक अराउंड 1818 का कह सकते हैं हम, 1818 में ख़त्म होंगी वो। 3 युद्ध लड़े जाएंगे इसमें जो है मराठाओं को जो लीड करेंगे वो है पेशवा। तो पेशवाशिप कैसे डेवलप हुई, है ना, जो मराठाओं को लीड करेंगे वो कौन है, वो है पेशवा। और पेशवाशिप कैसे डेवलप हुई, हमें इस चीज़ को थोड़ा देखना पड़ेगा, और कैसे मराठा शिवाजी महाराज के समय से ग्रो हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मराठाओं ने कैसे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, और जब मराठा एम्पायर बना तो कैसे मराठा वर्सेस मुग़ल का कन्फ्लिक्ट भी हुआ, और कैसे अंत में ब्रिटिशर्स मराठाओं को हराएंगे। तो एक तरह से ये 3 फेजेज़ हैं, है ना। पहला फेज़ शिवाजी महाराज ने कैसे मराठा एम्पायर को डेवलप किया, है ना। फिर दूसरा फेज़ कैसे मुग़ल के अगेंस्ट मराठाओं ने थोड़ा अपना एम्पायर फैलाया, और तीसरा फेज़ कैसे अंग्रेज़ मराठाओं को हराएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो एंग्लो मराठा वॉर्स इंक्लूडेड हैं, पर पहले वाले जो फेजेस हैं, शिवाजी महाराज ने कैसे मराठा एम्पायर एक्सपेंड किया और कैसे मुगल्स वर्सेस मराठा हुआ, वो मेडिवियल इंडिया में है, वो मेडिवियल हिस्ट्री का पार्ट हैं। तो वो सब हम उस समय पढ़ेंगे, है ना। मेडिवियल हिस्ट्री में ये पूरा पढ़ा जाएगा कि कैसे शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब के बीच भी युद्ध हुए, और कैसे औरंगज़ेब डेक्कन आया, और क्यों इसे औरंगज़ेब के केस में डेक्कन अल्सर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल आइडिया होना चाहिए कि मराठा एम्पायर के मेनली 3 फेजेस थे, है ना। पहला फेज़ 16वीं शताब्दी में था, 16th सेंचुरी में, है ना। फर्स्ट फेज़ मराठाओं का था 16th सेंचुरी में, जहाँ पर जो हैं अलग अलग मराठा सरदार थे, है ना। और सेकंड फेज़ होगा मराठाओं का 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में मराठाओं की यूनिफिकेशन होगी शिवाजी महाराज के अंडर। और जो थर्ड फेज़ था मराठाओं का, वो होगा आपका 18th सेंचुरी में मेनली, जब ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठा होगा। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी वाला जो पार्ट है वो हम मेडिवियल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हुई आपकी 1775 में। मराठास लगभग 1818 तक ख़त्म हो जाएंगे, 3 युद्ध लड़े जाएंगे एंग्लो मराठा वॉर्स में। तो और इन युद्धों में जो है इवेंचुअली पेशवाशिप को ख़त्म किया जाएगा, और मराठा सरदार्स की शक्तियां भी ख़त्म कर दी जाएंगी कंपनी द्वारा। हम पढ़ेंगे कि मराठाओं में कैसे पेशवाशिप का राइज हुआ, और कैसे जो युद्ध है वो होगा कंपनी का मराठाओं के अगेंस्ट। हम ज़्यादा डीप या ज़्यादा ओरिजिन में नहीं जाएंगे मराठा एम्पायर के, ठीक है। तो फिर जो वर्ड पेशवा है वो
पर्शियन ओरिजिन का वर्ड है। ये वर्ड पेशवा वर्ड है पर्शियन ओरिजिन का। तो पहले जो हैं मराठास वो एक साथ नहीं थे, ये अलग अलग छोटे छोटे सरदार थे, मराठा सरदार थे अलग अलग छोटे छोटे। ये डेक्कन के अलग अलग रीजन्स में रूल किया करते थे, है ना। अलग अलग डायनेस्टीज थी इनमें, जैसे कि आपका भोंसले हो गया, जादव हो गया, शिर्के हो गया, माने हो गया, है ना। तो इस तरह से थे, और भी थे मराठा सरदार के एग्जाम्पल। तो ये जो मराठा सरदार थे ये प्रोमिनेंस में आए आपके 15th और 16th सेंचुरी के अराउंड, ये लोग प्रोमिनेंस में आए। और ये लोग वर्क किया करते थे डेक्कनी सुल्तान के अंडर। किसके अंडर? डेक्कनी सुल्तान के अंडर ये लोग काम किया करते थे, डेक्कनी सुल्तान्स। तो डेक्कनीज जो थे इनके अंडर एक इन्होंने अथॉरिटी क्रिएट की हुई थी। इस अथॉरिटी का नाम था पेशवा। तो ये एक ऑफिशियल हुआ करता था, एक तरह का ये मिनिस्टर हुआ करता था डेक्कनी सुल्तान में, सुल्तानों के अंडर एक पोस्ट का नाम था ये। तो ये कोई एक इंडिजीनियस पोजीशन नहीं है मराठाओं द्वारा बनाई गई, ये पहले से एग्जिस्ट करती थी। और पहले तो जब यूनिफिकेशन नहीं थी इनके बीच तो मराठा सरदार आपस में भी लड़ा करते थे, है ना। बाकी इनमें डेक्कनी सुल्तान्स में टोटल 5 डायनेस्टीज थी। इन्हें हम शाही डायनेस्टीज भी कहते हैं, जैसे कुतुब शाही है, आदिल शाही है ना, ये एग्जाम्पल्स के तौर पर। तो इनमें 5 जो शाही डायनेस्टीज थी, इनमें जो सबसे ज़्यादा 2 प्रोमिनेंट थी वो थी, एक तो बीजापुर की थी और दूसरी अहमदनगर की थी। अहमदनगर की डायनेस्टी थी। तो मोस्ट ऑफ द जो मराठा सरदार थे इन्होंने डेक्कनी सुल्तान के अंडर अपनी सर्विसेज दी हुई थी। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डायनेस्टी निकल के आएगी मराठाओं में वो होगी भोंसले, भोंसले डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी है भोंसले डायनेस्टी, ये छत्रपति शिवाजी की डायनेस्टी है। और भोंसले डायनेस्टी ही फिर मराठा सरदारों को यूनिफाई करेगी। ये जो छोटे मराठा सरदार थे जिनके पास अपनी छोटी जागीरें हुआ करती थी, ये शाही किंगडम्स के अंडर वर्क करते थे, है ना। फिर बाद में एक समय पर मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ भोसले डायनेस्टी का जादव डायनेस्टी के साथ। जादव डायनेस्टी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ इनका। तो ये अलायंस हुआ था शिवाजी महाराज के पिताजी का, जिनका नाम था शाहजी भोंसले, है ना। इन्होंने जादव डायनेस्टी में शादी की थी। पहले तो जादव और भोंसले दुश्मन थे एक दूसरे के, पर फिर बाद में शाहजी की शादी हुई जीजाबाई से, है ना। जीजाबाई से इनकी शादी हुई और फिर शिवाजी पैदा हुए थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मराठाओं की यूनिफिकेशन की शुरुआत होगी, है ना, जब शिवाजी पैदा हुए थे तो उस समय पे मुग़लों में शाहजहाँ आ चुके थे। और शाहजहाँ ने नॉर्थ इंडिया जो है, बंगाल वगैरह का जो एरिया था उसको कंसोलिडेट कर लिया था। हमने देखा कि अगर कोई नॉर्थ इंडिया को अच्छे से जीत लेता है फिर उसका ध्यान डेक्कन की तरफ चला जाता है। तो जब शिवाजी पैदा हुए थे उस साल ही उस समय ही मुग़लों की जो आंख है अब साउथ की तरफ पड़ने लग गई थी, डेक्कन की तरफ। तो अकबर की आंखें भी थी, अकबर की नज़रें भी थी साउथ की तरफ, पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। जहांगीर ने भी कोशिश की थी, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था।
पर जब शिवाजी पैदा हुए उस समय तक फिर मुगल आ चुके थे फिर साउथ की तरफ, और उस समय मराठा जो थे उतने बड़े साम्राज्य नहीं था इनका, उतना बड़ा किंगडम नहीं था। पर उस समय जो राज्य शक्तिशाली था वो थे डेक्कनी सुल्तान थे उस समय पावरफुल। तो उस समय मुगल्स के लिए चैलेंज था डेक्कनी सुल्तान्स को हराना उस समय पर। तो इनिशियली जब औरंगज़ेब ने एज अ गवर्नर काम किया शुरुआती दौर में 1630 से लेकर के 1650 तक का जो पीरियड था, है ना, 50s तक का, तो इस समय औरंगज़ेब जब एज अ गवर्नर काम कर रहा था साउथ में, मराठास उस समय शांति से बैठे हुए थे, शिवाजी इस समय बड़े हो रहे थे और अभी भी छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट होते थे मराठा सरदारों के बीच। पर फिर मुगल्स ने डेक्कनी स्टेट्स को ख़त्म कर दिया। एक्चुअली जो है कहानी ये है कि शाहजहां चाहता था कि औरंगज़ेब मर जाए, इसलिए उसने औरंगज़ेब को डेक्कन में भेजा हुआ था। शाहजहां चाहता था कि उसका जो फेवरेट सन था दारा सिक्खो वो ज़िंदा रहे और वो भविष्य में राजा बने। तो शाहजहां के अकॉर्डिंग अगर औरंगज़ेब कंसोलिडेट कर भी देगा डेक्कन और साउथ को, तो ये तो मुग़ल एम्पायर के लिए ही अच्छा होगा। और अगर औरंगज़ेब वहाँ पर साउथ में मर भी जाता है तो फिर उसके प्यारे बेटे दारा सिक्खों के लिए कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो एक निज़ाम शाही करके स्टेट था, इन डेक्कनी स्टेट में से ये एक था, है ना, निज़ाम शाही करके, निज़ाम शाही, इसको औरंगज़ेब ने ख़त्म किया था। और औरंगज़ेब जिस समय गवर्नर था उस समय फिर ये डेक्कनी स्टेट्स कमज़ोर हो गए थे लड़ लड़ के लगातार मुग़लों से। और फिर 1650 के पीरियड के बाद आफ्टर 1650 औरंगज़ेब राजा बन जाएगा आगरा में, है ना। इसने अपने भाई दारा सिक्खों का गला काट दिया था और फिर अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंद करके रखा था। अब औरंगज़ेब का एक ही गोल था, वो था डेक्कन को जीतना। और अभी भी थोड़े से बचे हुए थे डेक्कन सुल्तान्स, एकदम पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे। तो लगभग 1658 से लेकर के 1700 तक का जो पूरा 40 साल का पीरियड है, 1658 से लेकर के लगभग अराउंड 1700 तक का, है ना, ये जो 40 साल का पीरियड है 40 ईयर्स का, इसमें औरंगज़ेब अपनी पूरी एनर्जी डेक्कन की तरफ लगा देगा। इसके जो पहले टारगेट थे वो डेक्कन सुल्तान थे और उसके बाद फिर ये मराठाओं के साथ कन्फ्लिक्ट में आएगा। और अब इस समय तक जो है जब औरंगज़ेब ये राजा बन चुका है और अब ये जब मराठाओं से कन्फ्लिक्ट में आएगा, शिवाजी महाराज अब बड़े हो चुके हैं, ये अब लगभग आपके अराउंड रख लो आप 25 साल के हो चुके हैं, है ना। तो अब ये लड़ने के लिए तैयार हैं और फिर अब ये जो हैं ये एक लड़ने का अच्छा गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम तैयार करेंगे। सह्याद्रीज में लड़ेंगे ये लोग। सह्याद्रीज पहाड़ियों का नाम है अगर आपको पता नहीं है ना। गुरिल्ला वॉरफेयर अगर आपको पता नहीं है, इसमें क्या होता है, आप छुप के लड़ते हो, है ना, इसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो शुरुआती जो 20 साल होंगे औरंगज़ेब के, इसमें ये लगातार अपनी आर्मी को भेजेगा डेक्कन सुल्तान को ख़त्म करने के लिए। और फिर बाद में ये मराठाओं से लड़ेगा और फिर बाद में ये ट्रीटी भी करेगा शिवाजी महाराज के साथ 1665 में। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर करेगा 1665 में। तो औरंगज़ेब का सेनापति था जयसिंह, एक राजपूत राजा। कौन? जयसिंह करके था नाम, एक राजपूत राजा था। तो इसकी बातों पर, जयसिंह की बातों पर शिवाजी ने भरोसा कर लिया था, है ना, क्योंकि भाई राजपूत राजा हैं जो अपनी ज़ुबान के पक्के होते हैं, है ना। फिर इनकी बातों पे भरोसा करके आगरा चले गए थे शिवाजी, पर वहाँ पर औरंगज़ेब ने इनको बंदी बना लिया था शिवाजी को और
इनको आगरा में लॉक कर दिया था और जयसिंह को भी हटा दिया था औरंगज़ेब ने पोजीशन से। तो जिस सेनापति के वादे पर शिवाजी गए थे मिलने औरंगज़ेब से, उस सेनापति को औरंगज़ेब ने एडमिनिस्ट्रेशन से ही हटा दिया। तो जब शिवाजी फ्यूचर में आगरा से भागेंगे छिप करके, तो फिर उन्होंने उसके बाद डिसाइड किया कि अब मैं मुग़लों की नाक में दम करूँगा। फिर उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया, अपने आप को उन्होंने टाइटल दिया हिंदवी हृदय सम्राट का। किसका क्या टाइटल दिया? हिंदवी हृदय सम्राट। और जो इम्पोर्टेंट एरिया था मुग़ल्स का साउथ में, वो था सूरत। वहाँ पर शिवाजी 2-3 बार फिर अटैक करेंगे। और ब्रिटिशर्स उस समय पर थे, सूरत में बेस्ड थे उस समय। फिर उनको रियलाइज़ हो चुका था अंग्रेज़ों को कि ये जो मराठाज हैं इनसे ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। अंग्रेज़ों को मराठाओं का पहला अनुभव सूरत में ही हुआ था। तो 1660s के पीरियड तक जो है शिवाजी ने मराठाओं को यूनिफाई कर दिया था और औरंगज़ेब भी उस समय पर पावर पर आ चुका था। औरंगज़ेब ने डिसाइड किया कि अब वो डेक्कन में रहेगा। तो 1660s से लेकर के 1700s तक लगभग 40 साल औरंगज़ेब डेक्कन में रहेगा। उसका कन्फ्लिक्ट होगा शिवाजी के साथ। फिर 1665 में ही वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी करेगा शिवाजी के साथ। पुरंदर जो है एक फोर्ट या फिर हम कहें हिंदी में एक किला हुआ करता था शिवाजी का। मल्टीपल जो फोर्ट्स थे मराठाओं के, वो मुग़लों ने ले लिए थे इस ट्रीटी के अंडर। काफ़ी और फोर्ट्स भी लिए थे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंडर। शिवाजी को आगरा बुलाया गया था मुग़लों द्वारा। फिर औरंगज़ेब ने शिवाजी को हाउस अरेस्ट में डाल दिया था। फिर शिवाजी भाग गए थे किसी तरह, है ना। फिर उसके बाद शिवाजी ने कंटिन्यूसली अटैक किया था सूरत पर, और जिसकी वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो था मुगल्स का यानी कि सूरत, वहाँ से उन्हें काफ़ी रेवेन्यू आया करता था। तो अब उनका इकोनॉमिक सिस्टम टूट जाएगा। ये लोग अब डेक्कन पर फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगातार सूरत पर हमला हो रहा है। और ऑल्सो कई यूरोपियंस भी थे उस समय पर सूरत में। उनको भी समझ आ चुका था कि मराठा काफ़ी शक्तिशाली स्टेट हैं, तो इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ब्रिटिशर्स भी कोलेट्रल डैमेज का पार्ट हो गए थे सूरत में, है ना। 1670s में शिवाजी ने अपने आप को टाइटल दिया था छत्रपति का। छत्रपति का टाइटल दिया उन्होंने अपने आप को, और उन्होंने कहा कि अब मैं लड़ूंगा डेक्कनीज से और मुग़लों से। और फिर 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद मराठास थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। और फिर यहाँ से अब पेशवाशिप का ओरिजिन की, या फिर हम कहें प्रॉपर ओरिजिन की शुरुआत होगी मराठाओं के अंदर। पेशवा एक्चुअली जो हैं पहले तो एक लोअर लेवल मिनिस्टर हुआ करते थे दक्कनी एडमिनिस्ट्रेशन में एक लोअर लेवल के मिनिस्टर हुआ करते थे। क्योंकि मराठाओं ने जो है दक्कनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम किया हुआ था, तो वो पेशवा के सिस्टम को अपने सिस्टम में कंटिन्यू रखते हैं। मतलब मराठा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी पेशवा पोजीशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो जिस समय पर शाहजी भोंसले थे शिवाजी के पिताजी, उस समय पर भी उनके कोर्ट में पेशवा हुआ करते थे। जब शिवाजी पावर पर आए उस समय तक पेशवा पोजीशन थोड़ी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। तो शिवाजी ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप किया था जिसको अष्टप्रधान कहते थे। उसको कहते थे अष्टप्रधान, बाकी वो सब हम पढ़ेंगे मेडिवल में। तो 8 मंत्रियों की पूरी एक सिस्टम चलती थी। इन अष्टप्रधान में जो पेशवा हुआ करता था वो सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर हम कहें प्रोमिनेंट मिनिस्टर हुआ करता था, जो बाकी मिनिस्टर्स को लीड किया करता था। एक तरह से हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। तो इस सब को हम मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे।
तो 1680 के बाद औरंगज़ेब ने जब देखा कि शिवाजी की मृत्यु हो गई है, तो फिर औरंगज़ेब ने कहा अब मैं मराठाओं को पूरी तरह से डेक्कन में ख़त्म करूँगा। डेक्कनी स्टेट्स तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे इस समय तक। तो औरंगज़ेब का जो एकमात्र टारगेट बचे थे वो थे मराठास। तो गुरिल्ला वॉरफेयर जो था मराठाओं का, वो शिवाजी के समय से ही उन्होंने शुरू किया था, गुरिल्ला वॉरफेयर, है ना। इसको छापेमार युद्ध भी कहते हैं। छापेमार युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके लड़के संभाजी महाराज पावर पर आएंगे। संभाजी महाराज ये पावर पर आएंगे और ये 1680 से लेकर के 1689 तक जो है ये लोग संभाजी महाराज मराठा अथॉरिटी को इतना रिवाइव करेंगे कि इन्होंने औरंगज़ेब की डायनेस्टी में भी बंटवारा कर दिया। औरंगज़ेब ने अपने लड़के अकबर II को भेजा हुआ था, तो इन्होंने उसको कहा कि तुम्हारे पिताजी को मारकर हम तुम्हें राजा बनाएंगे। पहले अकबर II को राजस्थान भेजा था औरंगज़ेब के द्वारा। फिर वहाँ के राजपूत राजा इसको अकबर II को अपने लपेटे में ले लेते हैं, है ना। फिर औरंगज़ेब को समझ आ जाता है कि राजपूत तो मेरे बेटे को मेरे ही अगेंस्ट बगावत करने के लिए भड़का रहे हैं, है ना। मेरे लड़के को इन्होंने अपने फेवर में ले लिया है। वहाँ से अकबर II निकल जाता है और साउथ में जा कर के फिर वो संभाजी महाराज से मिलता है। तो संभाजी ने कहा उसको कि तुझे राजा बनाऊंगा मैं और तेरे पापा को उठा दूंगा गद्दी से। तो इसके बाद औरंगज़ेब फिर खुद ही साउथ आ गया था जब उसने देखा कि ये तो मेरे बेटे को भड़का रहे हैं। तो औरंगज़ेब ने अपने आप को खिरकी में शिफ्ट किया था, यानी मॉडर्न डे संभाजी नगर जो है उसको उस समय खिरकी कहते थे। औरंगज़ेब ने वहाँ पे शिफ्ट किया था अपने आप को। ये है आपका मॉडर्न डे संभाजी नगर। आज के समय में इसका नाम है संभाजी नगर। इसको पहले औरंगाबाद भी कहते थे, औरंगाबाद से इसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया। औरंगाबाद। तो औरंगज़ेब ने दिल्ली और आगरा छोड़ दिया अपने मराठाओं को हराने के पैशन के लिए। औरंगज़ेब ने संभाजी महाराज पर बहुत प्रेशर बनाया और लेटर ऑन औरंगज़ेब सक्सेसफुल भी हो गया संभाजी महाराज को मारने में। तो संभाजी महाराज ने लगभग 8 साल रूल किया। तो शिवाजी के एक और पुत्र भी थे, उनका नाम था राजा राम। तो राजा राम फिर जब पावर पर आए संभाजी महाराज के बाद, इनको भी सेम प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम थी औरंगज़ेब का प्रेशर। तो और राजा राम जो थे ये 1690 के बाद पावर में आए थे, या फिर हम कहें लगभग 1690 में आए थे। तो इनको रियलाइज़ हो चुका था कि ये लगातार औरंगज़ेब से फाइट नहीं कर पाएंगे और मुगल्स के अगेंस्ट सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहा हूँ मुगल्स के प्रेशर की वजह से, तो इस वजह से मैं डीप साउथ में जाऊँगा एक जगह, उस जगह का नाम है जिंजी। तो मैं जिंजी में जाऊँगा। जिंजी में एक किला था जो कि छत्रपति शिवाजी ने अपने आखिरी के कैंपेन्स के समय पर जीता हुआ था लगभग। तो ये जो रीजन है ये आज के समय के तंजौर के पास है, आज के तमिलनाडु के अंदर तंजौर के पास है। तो राजा राम ने कहा, पेशवा को बुलाया और उसको कहा कि देखो मैं तुम्हें अथॉरिटी दे रहा हूँ एक कागज़ पर लिख कर। तो मराठी में जो है कागज़ को पाना कहते थे, पाना। तो राजा राम ने कहा देखो मैं तुम्हें कागज़ पर अथॉरिटी लिख कर दे रहा हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पर रूल करोगे यहाँ पर। तो आई एम गिविंग यू एन अथॉरिटी टू रूल ऑन माई बिहाफ ऑन दिस पेपर बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्टे इन द रीजन ऑफ सतारा एंड द रीजन ऑफ डेक्कन। मैं तुम्हें अथॉरिटी लिख के दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं सतारा और डेक्कन के रीजन में रह नहीं पा रहा हूँ। तो
इसे हुकूमत पाना कहते थे। हुकूमत पाना, पाना यानी हमने जैसे कहा पेपर को कहते हैं मराठी में। तो जिस पेपर पर आपने हुकूमत करने का ऑर्डर लिख के दिया या फिर हुकूमत की अथॉरिटी लिख के दी, उसे कहा गया हुकूमत पाना। तो हुकूमत पाना जो था वो एक पेज था जिसमें लिखा गया था या फिर अथॉरिटी दी गई थी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की। तो फिर इसके बाद अब पेशवा 1690 के बाद अब ऑलमोस्ट राजा की बराबरी पर आ गया था, क्योंकि इसे पेशवा को अब हुकूमत पाना मिल चुका था। तो ये जो पीरियड था 1690s का, इस समय पर कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भी पिटाई की गई थी औरंगज़ेब के द्वारा बंगाल में। 1688 में यानी कि औरंगज़ेब ने 1688 में 1.5 लाख रुपीस की रंगदारी ली थी कंपनी से, क्योंकि कंपनी उस समय पर बिना पूछे फोर्ट विलियम बनाने लगी थी। तो 1690 में रखी थी कंपनी ने फोर्ट विलियम की फाउंडेशन। एक जगह है बंगाल में जहाँ का नाम था सुतानाती, जो कि खरीदी गई थी एक अंग्रेज़ द्वारा। उस अंग्रेज़ का नाम था जिसने ये जगह खरीदी थी, उसका नाम था जॉब चारनॉक। तो हुकूमत पाना हमने देखा कि एक लेटर था जो कि राजा राम द्वारा दिया गया था, है ना। राजा राम जो कि शिवाजी के पुत्र थे, उनके द्वारा पेशवा को दिया गया था हुकूमत पाना। तो जिस पर्सन को उन्होंने हुकूमत पाना दिया पेशवा को, उसका नाम था रामचंद्र पंत अमात्य। एक्चुअल में अमात्य जो वर्ड है ये कौटिल्य के समय से यूज़ किया जाता है मिनिस्टर्स के लिए। तो 1660s से लेकर के 1680s तक जो है शिवाजी जो हैं वो औरंगज़ेब से लड़ेंगे, है ना। ये युद्ध का या फिर हम कहें फर्स्ट फेज था बैटल का। फिर शिवाजी की मृत्यु होगी, फिर संभाजी पावर पर आएंगे, वो 1680 से लगभग 89 तक रहेंगे। फिर औरंगज़ेब उनको भी मार देगा और फिर उनके पुत्र आएंगे, संभाजी के पुत्र, जिनका नाम था शाहूजी टू। संभाजी के बाद वो आएंगे शाहूजी टू आएंगे। तो नहीं सॉरी जब मतलब कि इनको मैंने थोड़ा गलत बता दिया अभी आपको। जब आपका संभाजी को मारा जाएगा तो उसके बाद इनके एक पुत्र थे जो थे शाहूजी टू। तो शाहूजी को और शायद शाहू जस्ट वेट अ मिनट, मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको यहाँ पर। शाहूजी 1 थे इनके बेटे, तो ओके लेट मी करेक्ट इट, शाहूजी 1। तो संभाजी को जब मारा गया औरंगज़ेब के द्वारा, तो फिर इनके जो बेटे थे शाहूजी 1, तो औरंगज़ेब ने इनको जेल में डाल दिया। ये आपका 1689 के बाद हुआ है ना, जब मारा गया था संभाजी को 1689 में। उसके बाद शाहूजी 1 को औरंगज़ेब ने जेल में डाल दिया। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मराठाओं के अंदर एक काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था। फिर इस पीरियड में संभाजी के जो भाई थे राजा राम, वो पावर पर आए, पर औरंगज़ेब ने कहा कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था काफ़ी ज़्यादा राजा राम के ऊपर औरंगज़ेब का। उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पेशवा को दूंगा और मेरे पेशवा को स्टेट चलाने के लिए कहूँगा। तो क्योंकि जो मुगल्स थे
मुगल्स का जो प्रेशर था मराठाओं के ऊपर, उसकी वजह से मराठाओं की जो राजशाही है वो एक तरह से नॉमिनल बन गई। अब एक मिनिस्टर राजा से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था यहाँ पर मराठाओं के अंदर, क्योंकि पेशवा जो था उसको अथॉरिटी मिल गई थी अब स्टेट चलाने के लिए। राजा राम फिर कुछ समय के लिए जिंजी चले गए थे और कुछ समय बाद वो दोबारा आए थे वापस सतारा, लेकिन फिर उनको औरंगज़ेब के द्वारा मार दिया गया था। फिर लगभग 1700 के अराउंड राजा राम मारे गए, उनकी मृत्यु हुई अराउंड 1700। फिर अब प्रश्न ये था कि अब राज्य कौन चलाएगा। तो राजा राम की एक विधवा थी जिनका नाम था ताराबाई, विडो ऑफ राजा राम। ओके, इनका नाम ताराबाई था और इन्होंने कहा कि मैं राज्य चलाऊंगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊंगी। तो कुछ मराठा सरदारों ने कहा कि आप कैसे चला सकती हो, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वुमन रूलर्स अलाउड नहीं हैं। तो ताराबाई ने कहा कि मेरे और राजा राम के एक सुपुत्र हैं जिनका नाम है शिवाजी टू। शिवाजी टू ये किसके बेटे थे? ये थे ताराबाई और राजा राम के बेटे। तो ताराबाई ने कहा कि शिवाजी टू की मदद से मैं स्टेट चलाऊंगी। और इस समय जो पेशवा थे रामचंद्र पंत अमात्या, जिन्हें अपॉइंट किया गया था राजा राम द्वारा, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए हाँ में हाँ भरी कि ताराबाई स्टेट चलाएंगी। इन्होंने कहा कि हम ताराबाई की मदद करेंगे, स्टेट को चलाने में हम पर भरोसा रखिए। तो अब जो है पेशवा एक तरह से किंग मेकर भी बन चुका था। ये पर्सन अब स्टेट भी चला रहा था, ये पर्सन अब किंग मेकर भी बन चुका था। औरंगज़ेब ने अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया था डेक्कन की तरफ लगभग 1707 तक। ये औरंगज़ेब चाहता था कि वो मराठाओं को ख़त्म करे, पर जिस तरह से मराठा लड़ते थे गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाकर, जो कि शिवाजी द्वारा डेवलप की गई थी, लोकल्स को भी ट्रेन किया था उन लोगों ने गोरिल्ला वॉरफेयर में, तो इसीलिए कहा जाता था कि एक मराठा लाख मराठा के बराबर है। तो जब भी कभी मुग़ल आर्मी वहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास होती थी, तो दूसरे पॉइंट तक पहुँचने तक उनमें से आधे मर चुके होते थे। तो इस तरह का गुरिल्ला वॉरफेयर था मराठाओं का। तो आधे मारे जाते थे इन जंगल वाले एरिया में गुरिल्ला वॉरफेयर में मराठाओं द्वारा। तो औरंगज़ेब को रियलाइजेशन हो चुकी थी 1707 में कि मैं गलत था, मैंने अपने 40 साल इस तरफ लगा दिए और मुझे कुछ हासिल भी नहीं हुआ, तो मुझे अपने 40 साल इस तरह से वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ये रियलाइजेशन हुई औरंगज़ेब को। तो उसने कहा कि चलो अब वापस अहमदाबाद की तरफ चलते हैं, क्योंकि पैसा तो अहमदाबाद से ही आ रहा था ना, उधर पोर्ट वाले एरिया से ही आ रहा था, ट्रेड से आ रहा था मुग़लों को। तो उसने कहा चलो अब अहमदाबाद की तरफ चलते हैं। तो वो औरंगाबाद से वो लोग 5 किलोमीटर दूर ही गए थे कि एक जगह का नाम है हज़रत आलमगीर है वहाँ जगह का नाम, औरंगाबाद से 5 किलोमीटर दूर हज़रत आलमगीर। तो वो गए ही थे, उधर उसको बेचने पड़े अपने सोने के बर्तन वगैरह अपनी आर्मी को सैलरी देने के लिए, और उधर ही रास्ते में ही मृत्यु हो गई औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में ही हो गई। तो हमने देखा कि जब पेशवा स्ट्रॉन्ग कैसे हुए 1690 के बाद, और कैसे औरंगज़ेब दक्कन में था उस समय पर वो मराठाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया। औरंगज़ेब ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दक्कन में लगा दी थी, पर वो जो चाहता था उसे मिला नहीं। और इस वजह से औरंगज़ेब की वजह से पेशवा भी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे दक्कन में, और नॉर्थ इंडिया में भी इस समय औरंगज़ेब के समय पर रिवोल्ट होना शुरू हो चुके थे। 1690s में काफ़ी बड़ा रिवोल्ट किया गया था जाट किंगडम द्वारा। जाट किंगडम ने, बल्कि इन्होंने जाटों ने अकबर की जो कब्र है वो भी खोद दी थी। अकबर एक तरह से एक सिंबल था मुग़ल एम्पायर की पावर का। अकबर जिसने मुग़ल एम्पायर को प्रॉपरली भारत में एस्टेब्लिश किया था, ये अकबर ही था जिसने गुजरात को जीता था, सेंट्रल इंडिया को जीता था, नॉर्थ वेस्ट को जीता था, लाहौर को जीता था।
तो कभी मुग़लों ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ऐसा दिन आएगा जब अकबर की कब्र खोदी जाएगी। एक तरह से ये मुग़ल अथॉरिटी के ऊपर एक डेथ नेल था, मुग़ल अथॉरिटी के ऊपर। तो क्योंकि आगरा भी एक तरह से मुग़लों का कैपिटल ही था। ये तो शाहजहाँ था जिसने दिल्ली को शिफ्ट किया था, बाकी लोगों ने तो आगरा से ही रूल किया था, बाकी मुग़ल एम्परर्स ने। तो इसकी वजह से क्योंकि जो औरंगज़ेब ने मिसट्रस्ट क्रिएट किया था बाकी इंडियंस के साथ उसकी पॉलिसीज़ की वजह से, इस वजह से औरंगज़ेब आइसोलेट हो चुका था। राजपूत जो थे वो भी खुश नहीं थे औरंगज़ेब से। 1690 के पीरियड आने तक राजपूत भी खुश नहीं थे औरंगज़ेब से। उनको समझ आ चुका था राजपूतों को कि अकबर एक अलग तरह की पर्सनैलिटी था और औरंगज़ेब जो है वो अलग तरह की पर्सनैलिटी है। और तो और जो मुग़ल एम्पायर के शिया मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी अपने आप को औरंगज़ेब से अलग कर लिया था, क्योंकि औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था और रिलीजियस बाय गॉड भी था। इवन जो उनके कोर्ट में लिबरल मुस्लिम थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो भी औरंगज़ेब को उतना पसंद नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग इसको पता नहीं है कि स्टेट को कैसे चलाया जाना चाहिए। तो इस बेसिस पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई उसके बाद फिर मुग़लों के अंदर किंग मेकर्स का ज़माना आया। उसके औरंगज़ेब के बेटे आपस में लड़े गद्दी के लिए। फिर उसके बाद लड़ाई के बाद शाह आलम आया पावर पर, तो शाह आलम की मदद उसके किंग मेकर जुल्फ़िकार खान ने की थी। हम ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि कैसे जुल्फ़िकार खान शाह आलम वन को कहता है कि आपके पिता ने बहुत से गलत फैसले लिए हैं। अब आपके पास मौका है कि एक ही तरीका है कि अगर आपको अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने पड़ेंगे बाकियों के साथ, वरना ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो जुल्फ़िकार खान ने शाह आलम वन को कहा कि मराठास काफ़ी शक्तिशाली हैं और उनकी वजह से हमें काफ़ी लॉस भी हुआ है। जो आपके पिताजी ने मराठाओं के साथ किया दक्कन में, उन्होंने पूरे 40 साल लगा दिए मराठाओं से लड़ने के लिए और फिर भी वो जीत नहीं पाए मराठाओं के अगेंस्ट। तो जुल्फ़िकार खान शाह आलम को कहता है कि मराठा जो हैं वो पेशवा की वजह से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पर ताराबाई भी है जो कि राजा राम की विधवा है, वो भी राज्य को चला रही है। तो जुल्फ़िकार खान ने कहा शाह आलम को कि तुम एक काम करो कि तुम शाहू जी जो कि संभाजी के पुत्र हैं, जिन्हें औरंगज़ेब ने 1698 यानी कि 1689 में औरंगज़ेब ने जेल में डाला हुआ था, तुम उन्हें रिलीज़ कर दो। जब वो वापस जाएंगे तो वो प्रश्न उठाएंगे अपनी फैमिली के अंदर पावर के लिए। तो जुल्फ़िकार खान का ये मूव काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। तो शाहू जी को 1707 में छोड़ दिया गया। तो उन्हें कहा गया कि आप जाइए शाहू जी, आप मराठा गद्दी पर जाके बैठिए। तो अब जो है इस वजह से मराठा फैमिली के अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि एक तरफ ताराबाई थी और उनका माइनर सन भी था शिवाजी टू, जिसके नाम पर ताराबाई राज्य चला रही थी। और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार खान तो यही चाहता था कि कन्फ्लिक्ट हो मराठाओं के बीच ताकि मराठा कमज़ोर हो जाएं। तो 1707 ऑनवर्ड्स जो है मराठाओं के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो गया और ये लगभग 5-6 सालों तक चला। जब शाहू जी महाराज आए साउथ में पहुँचे रिलीज़ होने के बाद, तो इन्होंने क्लेम किया कि मैं सच्चा शासक हूँ सतारा का, मुझे अथॉरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं संभाजी महाराज का पुत्र हूँ, मैं जीवित हूँ और मैं एक मेजर सन हूँ, मैं माइनर नहीं हूँ। और दूसरी तरफ ताराबाई जो कि स्टेट को चला रही थी पेशवा की मदद से, क्या आपको लगता है कि वो इस चीज़ को अलाउ करेगी? तो लेटर मुगल्स तो दिल्ली में बैठकर ये सब कन्फ्लिक्ट को एंजॉय कर रहे थे। फिर ताराबाई और पेशवा ने अपने फेवर में काफ़ी सारे मराठा सरदारों को ले लिया। तो शाहू जी फिर मदद के लिए इधर उधर देख रहे थे उस पीरियड में। तो फिर पुणे नाम की जगह में एक छोटा सा जागीरदार था जो कि सामने आया और जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। बालाजी विश्वनाथ ने फिर बैक चैनल टॉक्स शुरू की बहुत से मराठा सरदारों के साथ
और उनको कहा कि तुम क्यों ताराबाई की मदद कर रहे हो, जबकि ओरिजिनल रूलर तो शाहू जी महाराज हैं, हमें शाहू जी महाराज की मदद से स्टेट को चलाना चाहिए। हम ऐसा ना करके इनडायरेक्टली शिवाजी महाराज की इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि शाहू जी महाराज ही ट्रू डिसेंडेंट हैं। तो अपनी डिप्लोमेसी की मदद से इन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने जो है मराठा सरदारों को अपनी साइड कर लिया। तो इस तरह से एक बड़े मराठा नेवी के चीफ थे जिनका नाम था कान्होजी आंगड़े, इनका नाम था कान्होजी आंगड़े। तो ये भी आ गए फेवर में शाहू जी महाराज के। और फिर बाय 1713 जो कन्फ्लिक्ट था इन दोनों के बीच, एक तरफ शाहू जी और दूसरी तरफ ताराबाई, तो इसका कंक्लूजन हुआ बैटल ऑफ खेड़ में 1713 में, बैटल ऑफ खेड़ में। इसको बालखेड़ की लड़ाई भी कहते हैं। तो इस बैटल में ताराबाई हार गई और पेशवा की जो पोजीशन है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि जो पुराने पेशवा थे रामचंद्र अमर्त्य वो अब नहीं रहे। तो शाहू जी फिर बालाजी विश्वनाथ को कहते हैं कि आपने मेरी मदद की, आपकी वजह से मैं अब राजा बन पाया। तो शाहू जी फिर बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना देते हैं। तो 1713 से अब बालाजी विश्वनाथ आएंगे पेशवा की पोजीशन पर। फिर जो होगा, अब अथॉरिटी जो थी पेशवा की अब ये और स्ट्रांग हो जाएगी, पेशवा और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। पेशवा दो टाइम पे स्ट्रांग बने हैं। पहले तो तब जब राजा राम ने हुकूमत पाना दिया था रामचंद्र पंत अमर्त्य को, और दूसरी बार अब जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने और इन्होंने अपना लोहा दिखाया था शाहू जी को क्राइसिस से बचा करके। तो एक जब ताराबाई बैटल हार गई, फिर ताराबाई की जो फैमिली थी वो फिर कोल्हापुर को शिफ्ट हो गई। अब जो शिवाजी की डायनेस्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, यानी कि एक तरह से दो पावर सेंटर्स थे, एक सतारा में और दूसरा कोल्हापुर में। दोनों क्लेम करते थे कि वो छत्रपति शिवाजी के ट्रू डिसेंडेंट हैं। तो उनके बीच जो ये कन्फ्लिक्ट है दोनों फैमिलीज़ के बीच, ये तो कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, और ये लगभग आपका 1749 से 50 के पीरियड में जा कर के सेटल होगा ये कन्फ्लिक्ट। एक दिन फिर बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो शाहू जी, छत्रपति शाहू जी को पूछेंगे कि मेरे बाद मेरा पुत्र ही पेशवा बने। तो शाहू जी भी फिर हाँ कह देते हैं इस चीज़ के लिए, और फिर पेशवाशिप अब हेरिडेटरी बन जाएगी। तो क्योंकि शाहू जी महाराज को भी काफ़ी ट्रस्ट था बालाजी विश्वनाथ पर, है ना, 1713 से लेकर के 20 तक बालाजी विश्वनाथ ने एज अ पेशवा काम किया, और वो मराठाओं में किंग मेकर भी बने, है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फारूक सियार को भी हटा दिया था, मतलब उन्होंने फारूक सियार को पहले गद्दी पे बिठाया था सैयद भाइयों की मदद से। किसने बिठाया था? पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने। तो इसका मतलब ये था कि अब मराठा इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उनकी पहुंच अब दिल्ली तक भी हो चुकी थी। ये इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अब मुग़ल राजा ने भी इनको लेजिटिमाइज़ कर लिया था। ये जहांगीर शाह के पीरियड में हुआ था 1713 में, कि इसने जहांगीर शाह ने मराठाओं को लेजिटिमाइज़ कर दिया था। ये तब की बात है जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, है ना। मुगल्स ने एक्सेप्ट किया कि मराठास जो हैं वो डेक्कन में रहेंगे और हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ ने जो है ना ही सिर्फ शाहू जी महाराज को राजा बनाया, पर दूसरी तरफ उन्होंने लेटर मुगल्स में भी किंग मेकर का रोल प्ले किया था बालाजी विश्वनाथ ने। और बाकी सभी मराठा सरदार्स ने भी एक्सेप्ट किया था
कि इट इज़ ओके अगर पेशवाशिप हेरिडिटरी है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बालाजी विश्वनाथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। पर ये डिसाइड किया गया था कि बाकी मराठा सरदारों का से होगा इस चीज़ में, उनकी आवाज़ को भी मान्यता मिलेगी। जैसे कि गायकवाड़ हो गए, भोसले हो गए, फडणवीस हो गए, कि ये लोग भी अपना ओपिनियन दे पाएंगे, ये लोग भी नॉमिनेट कर पाएंगे कि पेशवा कौन होगा। पर हाँ, डायनेस्टी बालाजी विश्वनाथ की ही रहेगी। उस डायनेस्टी के विद इन ये लोग अपना ओपिनियन दे पाएंगे कि कौन पेशवा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहे 1713 से लेकर के 1720 तक, और बालाजी विश्वनाथ के बाद आए आपके प्यारे बाजीराव वन। ये वही बाजीराव वन हैं जिनका डायलॉग आपने मूवी में देखा ही होगा, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। तो मराठा साम्राज्य फिर बढ़ना शुरू हुआ। 1720 से लेकर के 1741 तक नीचे एक तरफ निज़ाम की पिटाई हुई, ऊपर रंगीला की पिटाई हुई। तो इसलिए बाजीराव वन को रियल फाउंडर भी कहा जाता है मराठा एम्पायर का। जो शिवाजी महाराज ने विजन रखा था हिंदवी शासन पद्धति का, किस चीज़ का विजन? हिंदवी शासन पद्धति का, यानी कि एक लोकल इंडिजिनियस राजा होगा भारत में, है ना। तो उस विजन को एक तरह से बाजीराव वन पूरा कर रहे हैं। बाजीराव वन ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल बैटल। इन्होंने अफ़गानों की पिटाई की। ये वही अफ़गान हैं जो रोहिलखंड और फारुखाबाद वाले रीजन में थे। इन्होंने हैदराबाद की पिटाई भी की। कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब को उठवा दिया। निज़ाम असफ जहाँ को 2 बार हराया। अवध तक से इन्होंने चौथ कलेक्ट किया। इन्होंने मराठा सरदारों की कॉन्फेडरेसी बनाई, यानी कि मराठा संघ का निर्माण किया। इन्होंने 4 सरदारों को अपॉइंट किया। गायकवाड़ को इन्होंने गुजरात में अपॉइंट किया और कहा कि आप यहाँ पर रूल कीजिए, हमारे लिए काम कीजिए यहाँ पर रूल करके। होलकर को इन्होंने इंदौर दिया। सिंधिया को ग्वालियर में बिठाया। भोंसले को आजकल का जो बिरार का रीजन है वहाँ पर बिठाया। बिरार आपका नागपुर के नज़दीक है। और पेशवा खुद पुणे में थे, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ पुणे से जागीर रखते थे। और मराठा राजा शाहू जी खुद सतारा में बैठे थे। तो पेशवा कहता था कि मैं शाहू जी महाराज के मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और इनके समय तक आते आते, यानी बालाजी के समय तक आते आते मराठा साम्राज्य बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था और रंगीला की हालत भी टाइट हो चुकी थी। फिर हुआ नादिर शाह का अटैक और फिर करनाल की लड़ाई होती है 1739 में। इस वजह से मराठा और खुश हुए कि अब मराठा एम्पायर और बड़ा हो जाएगा। बाजीराव वन के बाद इनकी संतान बालाजी बाजीराव पावर पर आए, क्योंकि अब पोजीशन हेरिडिटरी हो चुकी थी। बालाजी बाजीराव को नाना साहिब भी कहते हैं। ये 1740 से लेकर के 1761 तक मराठा एम्पायर को पीक पर ले जाएंगे। कौन ले जाएंगे? बालाजी बाजीराव। इनको और क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नाना साहेब। तो ये 1740 से लेकर के 1761 तक मराठा एम्पायर को अपने पीक पर ले जाएंगे। और इस पीरियड में मराठा जो हैं वो कटक से लेकर के अटक तक फैलेंगे। इन्होंने बंगाल से भी चौथ लेना शुरू किया। अलीवर्दी खान की पिटाई कर दी। इन्होंने राजस्थान से भी चौथ लेना शुरू किया। दिल्ली और आगरा वाले रीजन में भी इनका प्रभाव बढ़ा। इतना बड़ा इनका प्रभाव कि मुग़ल बादशाह अहमद शाह, जो कि एक डांसर का बेटा था, इन्होंने नाना साहिब के आगे हाथ जोड़कर कहा कि 100-200 ज़्यादा ले लो पर अटैक मत करो, भविष्य में हमें तुम अफ़गानों के अटैक से भी बचाना।
ये मराठा इतने स्ट्रांग हो गए थे कि दिल्ली क्रॉस करके करके आज के पेशावर में पहुँचे और फिर इनकी लड़ाई अफ़गानों से होगी, जिसे हम अल्टीमेटली कहेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये लड़ाई अल्टीमेटली मराठा एम्पायर को डिफीट करेगी, मराठा टूट जाएंगे, मुग़ल राजा अवध में भागेगा और हम देखेंगे कि नाना साहिब की पूरी डायनेस्टी ख़त्म होगी। इसी पीरियड में कंपनी ने ऑलरेडी प्लासी कर दिया था और वॉन्डी वॉश द्वारा साउथ इंडिया में भी अपना बेस बनाया था और बेदरा में भी कंपनी ने डच को हरा दिया था। कंपनी खुश थी जब उन्हें पता चला कि मराठा पानीपत का युद्ध हार गए और कुछ ही समय में कंपनी अब मराठाओं की मदद लेगी टीपू सुल्तान को हराने के लिए। और हमने देखा कि कैसे मराठाओं की मदद से टीपू को हराने के लिए अंग्रेज़ कोशिश करेंगे। और आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।